असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं। इन्हें कुछ लोग मॉडर्न डे जिना भी कहते हैं और इन्हें बड़ी कोफ्त होती है इस बात को लेकर। राजनीतिक इनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हैदराबाद से महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे, अब बिहार में भी सीटें जीती हैं और ताल ठोक रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या न्यू इंडिया में हिंदू मुसलमान की डिवाइड बढ़ती जा रही है? दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर सुधांशु त्रिवेदी, सवाल बड़ा सीधा, 2020 में यह शुरुआत हुई है, 2021 में भी जारी रहेगी क्या हम हिंदू राष्ट्र बनने की ओर चल पड़े हैं? बहुत सारी चुनौतियां आई, कोरोना महामारी से लेके चीन की आक्रामकता से लेके अनेक प्रकार की समस्याएं। तो राजनीतिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण बात हुई कि कट्टर सांप्रदायिक सोच वाली ओवैसी जी की पार्टी का उदय होना, और इसके लिए मैं इनकी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को दोष नहीं देता। अब आप ये बताइए, जब पूरे देश, कहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह कहते थे कि मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता था मुसलमानों के लिए कि मैंने 16 हिंदू कारसेवक मरवा दिए, यह शब्द कहते हैं। तो लालू यादव जी MY, तो ममता जी की पार्टी में एक मंत्री फरहाद हाकिम जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा के कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान। तो कर्नाटक और आंध्र में 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, इसकी होड़ लगी रहती है। तो ये तो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, इसमें नए खिलाड़ी बन के उभर आए। इनको ओवैसी जैसी पार्टियों को खड़ा करने का श्रेय तो इन सेकुलर दलों को जाता है ना, जो कि एक से बढ़कर एक कव्वाली में ताल लगाए हुए कि मैं ज्यादा तुमसे बड़ा हिमायती हूं मुसलमानों का, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। और जहां तक आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म और व्यवस्था के अनुरूप कोई भी व्यवस्थाएं देश के संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु यहां आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि किसी देश की संसद ने शरिया के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यदि शरिया के खिलाफ गया तो संसद में अपने प्रचंड बहुमत का 1986 में प्रयोग करके राजीव गांधी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को ओवर रूल कर दिया कि शरिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो अब बताइए, ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था कि नहीं? अब आज ही असम की सरकार ने मदरसों, सरकारी मदरसे चले। अरे भाई, मदरसा चलाइए, कोई समस्या की बात नहीं है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाइए। अब सरकार पैसा देगी मदरसों को, और अगर उसको आप बंद करेंगे तो कहेंगे साहब ये तो आप हिंदू राष्ट्र बना रहे। अरे भाई, ये मुस्लिम राष्ट्र था क्या? पर मुझे ये बताइए, मतलब हिंदू हैं तो आप देशभक्त हैं, मुसलमान होते ही सीधा सवाल पूछा जाएगा अरे मुसलमान हो तो मतलब पाकिस्तानी हो। ये नैरेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है न्यू इंडिया में? अब इस पे मैं संदीप जी एक बात कहूं। हाँ, अब तो शायद मैंने एक बार ओवैसी जी से पहले भी ये विषय पूछा था, तो उन्हें ये पता हो गया होगा अब तक। आज ही हमने समाचार और मीडिया में एक खबर देखी, आपको पता है इस देश के लिए शहादत देने वाला आर्मी का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो सन 48 की नौशेरा की लड़ाई। और आप झांगड़ जब हमसे छूट गया था, पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, अक्टूबर 47 में उन्होंने कसम खाई महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक झांगड़ दोबारा पाकिस्तान से ले नहीं लिया मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा। और ये वो शख्स है जिनको पाकिस्तान ने अपना आर्मी चीफ बनाने का ऑफर दिया था। और मार्च 48 में जब झांगड़ दोबारा कब्जे में आया है भारतीय सेना के, तो सेना के सैनिक गए और पास के गांव से पलंग लेके आए कि पहले आप पलंग पे लेट के अपनी खत्म पूरी कर लीजिए। और आपको पता है, आज ये खबर आती है कि ब्रिगेडियर उस्मान की जो कब्र है जामिया में, वो बड़ी खराब अवस्था में। और जब सेना ने उसके लिए पत्र लिखा तो ये कहा जाता है ये काम यूनिवर्सिटी का थोड़ी था, ये तो उनके परिवार वालों का। नहीं, आप मेरे सवाल से कन्नी काट गए। मतलब आप हिंदू हो तो अज्यूम कर लिया जाता है, ये गिवन है कि आप तो देशभक्त हैं। मुसलमान होने का मतलब आप पाकिस्तानी हैं। मुसलमान से आप पूछा जा रहा है देशभक्ति अपनी दिखाओ। बात पूरी होने दीजिए, हाँ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं वही पूछना चाहता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र पे क्यों नहीं जाता कोई सेकुलरिज्म का सूरमा? उनका घर आजमगढ़ में है, वहां आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे लेके, मुलायम सिंह से लेके उनकी पार्टी के बहुत लोग जाते हैं। क्यों नहीं गया कोई वहां? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015, क्यों नहीं गया सिर्फ संघ और भाजपा वालों के अलावा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में कितने गए सेकुलरिज्म के सूरमा? याकूब बेनन के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, बुरहान वानी के लिए आवाज उठाएंगे, अफजल गुरु के लिए आवाज उठाएंगे। बस मेरा यह कहना है,
हम किसी को नहीं कहते कि मुस्लिम हो तो देशभक्त। अरे देशभक्त मुसलमानों का सम्मान तो करो। मैं ये नहीं कहता शाहीन बाग में बूढ़ी महिलाएं, वहां 80-80 साल की महिलाएं बैठी हैं। देश के गद्दारों को उनको गद्दार कहा गया, गोली मारो। आपको पता ही है आगे क्या शब्द हैं बाकी दो। गृह मंत्री कहते हैं बटन इतना जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए। महिलाओं को गद्दार कहा गया, ये कहा गया ना। तबलीगियों को कोरोना फैलाने वाला कहा गया। देखिए, तबलीगी तो एक जमात है। ये तबलीगी जमात कहां से जो है मुसलमानों की प्रतिनिधि हो गई? आपने हिंदू मुसलमान किया ना। मनोज तिवारी ने कहा ना साजिश के तहत ये कोरोना फैला रहे हैं तबलीगी जमात वाले। हाँ, तबलीगी जमात वाले हैं ना, तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया? देवबंदियों बरेलियों के तो फतवे हैं तबलीगी जमात के खिलाफ। देवबंदी का फतवा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है सामने, वो उनको मुस्लिम नहीं मानते, वो उनको अलग मानते। यही तो बात है, जहां पर कोई मुस्लिम एंगल दिख गया उसको जबरन मुस्लिमों के साथ कनेक्ट कर दो। भाई तबलीगी जमात ने गड़बड़ किया तो तबलीगी जमात जवाब दे। नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि कोई गड़बड़, कोई साजिश नहीं थी, उस पर सब चुप्पी साध गए। मीडिया वालों ने भी खबर बढ़ चढ़ कर नहीं बढ़ाई। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप एक मॉडर्न डे जिन्ना हैं? आप जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो डर हैं, जो शंकाएं हैं अकलियत के मन में, उन्हें और बढ़ाकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। देखिए, मुझे अफसोस होता है जब मुझसे इस तरह का सवाल किया जाता है। मुझे अफसोस इसलिए भी होता है कि जो सवाल करते हैं वो मेरी नज़र में वो बड़े नादान हैं, और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके दिलो दिमाग में एक नफ़रत भरी भी है। मेरे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के जिन्ना के टू नेशन थियोरी के पैगाम को ठुकराया। भारत को आज़ाद होकर 75 साल होने के करीब आ गए। मैं एक 4th जनरेशन मेरा है। अब आप फिर से मुझसे ही सवाल करेंगे? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। आप जो चाहे मुझ पर इल्ज़ाम लगाइए, कह दीजिए। मैं अपनी जूती पर रखता हूं इस तरह के बकवास को और इस तरह के इल्ज़ामात को। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी इस मुल्क के लिए वफादारी को हमेशा साबित करूं, और ना कोई ठेका लेकर रखा है और ना किसी को हक है कि वो मेरी मोहब्बत को और वफादारी पर शक करे। मैं एक सियासी पार्टी का सिपाही हूं जो भारत के संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मैं अपनी पार्टी की सरगर्मी को, अपनी पार्टी को फैलाने के लिए इलेक्शन लड़ता हूं। और मेरा इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो इससे भारत का संविधान मजबूत होता है, भारत की डेमोक्रेसी, जमहूरियत ना सिर्फ मजबूत होती है बल्कि कई लोग जो निकलकर वोट डालते हैं, चाहे वो पार्टी का उम्मीदवार जीते हारे, भारत की जमहूरियत मजबूत होती है। अब रहा सवाल के मुसलमानों के या अक़लियतों के दिलों में डर और खौफ की आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई सरकार CAA जैसा एक काला कानून बनाती है जो मजहब के नाम पर सिटीजनशिप देती है, जो हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, रिलीजन बेस कोई कानून बनाता है सिटीजनशिप के लिए, तो वो सरासर खिलाफ है। और अगर इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट होता है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। मगर हुआ ये कि न्यूज़ वीक में उस महिला को, उस दादी को बता दिया गया कि इस ज़ईफ औरत ने भारत की जो हमारी मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो कानून बनाया उसके खिलाफ एक 85 साला महिला ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। अब आप बताइए कि बीजेपी अगर कोई काम करती है जो संविधान के खिलाफ है और हम उनसे, हमारी राय उनसे मुख्तलिफ है, तो इस तरह का अगर इल्ज़ाम हर एक पे लगाएंगे तो फिर बचेगा कौन सिवाय बीजेपी आरएसएस के? कोई सिटीजनशिप या कोई भारत की वफादारी का सर्टिफिकेट ये कब तक बांटते रहेंगे? तीसरी बात यह है कि अभी सुधांशु जी ने मदरसे की बात की। मैं सुधांशु जी से पूछना चाह रहा हूं
कि आपकी रूलिंग पार्टी है, क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसका आप नाम रखा गया है, वो मदरसों को, भारत के मदरसों को सालाना 120 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? आप दे रहे हैं ना मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। चौथी बात, आप आसाम में चुनाव आ गया तो हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आसाम में हुआ NRC, जिसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान थे, 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। अब वही हेमंत बिस्व शर्मा ये कहता है कि इन 15 लाख लोगों को हम CAA कानून के तहत उनको भारत की सिटीजनशिप दे देंगे, और जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है कि जो मुसलमान है और उसमें किन लोगों के नाम नहीं आए? अभी सुधांशु जी ने हमारे भारत के एक बहादुर वीर सिपाही का जिक्र किया। वैसे ही एक भारत का वीर सिपाही है जो सियाचिन पर काम किया, उसका नाम नहीं आया आसाम की लिस्ट में। फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान जो प्रेसिडेंट है, उनके खानदान वालों का नाम नहीं आया। आसाम की पहली महिला चीफ मिनिस्टर, उनके खानदान के लोगों का नाम नहीं आया। तो आप इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान हैं आसाम में। तो इसीलिए ये तमाम चीजें, जब प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ होता है तो बीजेपी किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी, किसी को अर्बन नक्सलाइट और किसी को ये कहती हैं। रहा सवाल तबलीगी जमात का, तो तबलीगी जमात के ताल्लुक से इस भारत के मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने जो स्टिंगिंग जजमेंट दिया है, बल्कि औरंगाबाद की हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत को और उन तमाम मीडिया के चैनलों को माफी चाहना पड़ेगा। और मैं आज न्यूज 24 पर आकर अब जो मौजूदा एंकर है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब पूरे टीवी चैनल के एंकर कोरोना जिहाद की बात कर रहे तो इस एंकर ने कम से कम रीजनेबल डिबेट करवाया, और यह भी साबित हो गया कि कोरोना जिहाद झूठा था, लव जिहाद झूठ है, यूपीएससी जिहाद झूठ है। मकसद क्या है कि एक पार्टी को जिसके पास 306 एमपीज हैं, उसके बावजूद भी वो मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों में। तबलीगी जमात ना कोरोना की जिम्मेदार थी, ना है, ना रहेगी। कोरोना की अगर फैलने की जिम्मेदारी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर, उनके 7 RCR घर पर जाती है। आपने इतनी देर से क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया? आपने 4 घंटे दिए लॉकडाउन के लिए, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में कोरोना फैल गया। आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवाई है, लेबर्स मारे गए। ओवैसी साहब, इसका जिक्र बीजेपी नहीं करती। आपने लंबी फेहरिस्त गिनवाई। लव जिहाद पर मैं आ रहा हूं जी। सुधांशु त्रिवेदी, लव जिहाद जब सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ रूलिंग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी गलत रूलिंग का हवाला दिया गया, ये आप भी जानते हैं। मतलब 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स वो शादी करना चाहें, उसमें हिंदू मुसलमान हम देखने लगेंगे, यानी कि हिंदू मुसलमान साथ में ना बैठें। ये गंगा जमनी तहजीब को हम बिल्कुल खत्म कर दें। क्या हम उस ओर नहीं जा रहे लव जिहाद के जरिए? ये लव जिहाद शब्द संदीप जी कोई भाजपा की इजाद है या संघ की इजाद है? जाके चेक कर लीजिएगा। 2005 में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद केरल हाई कोर्ट में केस चला, और उसमें केरल की STF ने यह रिपोर्ट दी कि यह कोई स्वाभाविक नैसर्गिक प्यार का विषय नहीं है। यह उसने 5000 केसेस का एग्जाम्पल देते हुए ये सदन के पटल पर क्या सरकार ने ये नहीं कहा हमें लव जिहाद की परिभाषा ही नहीं मालूम, ये परिभाषित ही नहीं है, और आज तक कितने केस हुए हैं लव जिहाद के हमें मालूम नहीं है। ये सदन के पटल पर इसी साल फरवरी में कहा गया कि नहीं कहा गया? हाँ, पूरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ। पूरी बात तो सुनिए आप, ये एकदम बीच में क्यों आ गए सर? केरल STF ने लिखा कि 1996 में यह योजनाबद्ध बनाई गई और उसके तहत योजनाबद्ध तरीके से किया गया। उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट बनाना है, वो भी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हो। हमारा नहीं है,
कि केरल एसटीएफ का है, फिर केरल हाईकोर्ट और कर्नाटका हाईकोर्ट में बात आई। इसलिए ये हमारी इजाद नहीं है, ये बाकायदा मतलब ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये नहीं पता, एक तो परिभाषा ही अभी तक गढ़ी नहीं गई है और ना ये पता कि कितने केस हैं, लेकिन कानून जरूर बनना है सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश के खिलाफ। हाँ, अब हम आपकी भी बात बता रहे हैं। अगर आप ऐसे कहें कि म्यूचुअल कंसेंट से कोई कुछ भी करना चाहेगा तो सब अलाउड है क्या, बताइए? मतलब देखिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भी कल के दिन आप कह देंगे वैश्यावृत्ति में क्या समस्या है, किसी भी कारण से कोई व्यक्ति म्यूचुअल कंसेंट से कुछ भी करना चाहे, ये बात हर तरीके पर लागू नहीं होती जनाब। केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद, हाँ, केंद्र सरकार ने क्यों कहा? भाई मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन तो राज्य सरकारों के पास होता है ना, केंद्र सरकार के पास डाटा नहीं होता है, तो संबंधित राज्य सरकारें देंगी। और दूसरी बात, जो सरकारों ने, हमारी सरकारों ने नियम बनाया उसमें लव जिहाद शब्द नहीं, उसमें तो जबरन धर्मांतरण का विषय है। जबरन धर्मांतरण पे 1953 के नियोगी कमीशन से लेकर आज तक तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं, कांग्रेस के जमाने से लेकर। तो देश के संविधान के निर्माता सुधांशु त्रिवेदी, देश के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर भी जेल में जाते, उन्होंने भी सामूहिक धर्मांतरण किया था, उनको जेल भेजना चाहिए था ना। फिर तो मौजूदा कानून में जेल में जाते हो। किसी को धर्मांतरण करने पे रोक नहीं है, पर धर्मांतरण छल, बल या प्रभाव से। डॉक्टर अम्बेडकर इतने विद्वान थे, उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म सबका अध्ययन किया था। मैं आपसे पूछता हूँ संदीप जी, आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, तो भी धर्म के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। आप ही धर्म पूछ रहे हैं तो वेदांग, दर्शन, ये सब आपको नहीं पता होगा। मगर सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंगूठा टेक व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति अचानक इतना मान लिया था कि उसने अपने धर्म का सारा अध्ययन कर लिया, दूसरे धर्म का भी अध्ययन कर लिया और तुलनात्मक आधार पर निर्णय ले लिया। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है। इसलिए कहा गया जिसको करना है वो कर सकता है, परंतु ये उससे दिखना चाहिए, किसी लोभ लालच या भय में नहीं किया जाएगा। बस तो कोई अगर मतलब ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं है। नहीं, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बिल्कुल नहीं। ओवैसी साहब स्क्रीन पर, एक मिनट सुधांशु, सबको, आप दो ही तो हैं और पूरा वक्त है हमारे पास। आप दोनों की इस वाद विवाद में, इस वार्तालाप में, इस बहस में एक ओवैसी साहब, एक खास बात मुझे ये लगी, कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है? आप दोनों एक दूसरे पर लानत मलानत करते हैं और जब सियासत की बात आती है, आप बिहार में भी चुनाव लड़ते हैं, 5 सीट जीतते हैं, आप कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा कर देते हैं। आप बीजेपी की बी टीम है क्या? मिली जुली कबड्डी खेल रहे हैं क्या आप? सर, मैं भारत की लैला हूं और तमाम मेरे मजनू हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, और मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब आप देखिए कि हम बिहार लड़ रहे थे, तो बिहार में राजद ने और कांग्रेस ने हमको कहा कि हम बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद में जब जीएचएमसी का इलेक्शन हुआ तो जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर बड़े बड़े बीजेपी के मिनिस्टर आकर कह रहे कि ओवैसी इन किसी और का फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हमको इसकी फिक्र नहीं है। ये हम अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और मेरा काम ये नहीं है कि मेरी वजह से कोई पार्टी जीते या हारे, मुझे उससे क्या करना है। मुझे अपनी पार्टी को जिताना है। और इस तरह की बात अगर कोई कर रहा है कि बिहार में ओवैसी के मीम पार्टी, एमआईएम पार्टी ने 5 सीट जीती, तो ये तौहीन होगी उन वोटर्स की जो एमआईएम को वोट दिए कि हमने बीजेपी का। भाई, हम तो आज भी मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए। हम 20 सीट लड़े, 20 में से 5 पे हम जीते, 9 सीट पर तो महागठबंधन कामयाब हुआ, 6 सीट पर बीजेपी जीती, एनडीए जीती, और जितने हमको वोट मिले उन 6 सीट पर बीजेपी की मेजॉरिटी उससे बढ़ के थी। तो ये तो इल्जाम है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं सुधांशु जी से, और आपने हमको दावत दी है सर। हाँ। नूरा कुश्ती कहाँ होगी है? नूरा कुश्ती तो अगर नूरा कुश्ती हो रही है तो फिर इसके जिम्मेदार आप भी हैं कि आपने हम दोनों को यहां पर दावत दी। रहा सवाल सुधांशु जी का, सुधांशु जी, मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई फिक्र नहीं है। मैं CAA का अपोजिशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। आपने मजहब को बुनियाद बनाया सिटीजनशिप के लिए। तीसरी बात सुधांशु जी, जो एग्जिस्टिंग कानून था CAA से पहले, सरकार को पूरी इजाजत थी
कि वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जितने लोग आए हैं उनको आप सिटीजनशिप भी दे सकते थे, उनको लॉन्ग टर्म वीजा भी दे सकते थे, मगर आप खाली उनका एक बहाना बना रहे हैं। अभी तक आपने रूल्स को फ्रेम नहीं किया। रूल्स क्या है? और मुझे अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट आज फार्मर्स के एजिटेशन को सुनने के लिए तैयार है, मगर सुप्रीम कोर्ट अभी तक, मौजूद सुप्रीम कोर्ट CAA का नहीं सुना है। सुधांशु जी, आप कोई सिटीजनशिप पर कानून मजहब की बुनियाद पर मत बनाइए। अगर कोई अफगानिस्तान से आता है, पाकिस्तान से हिंदू आता है, बांग्लादेश से आता, करिए। और सुधांशु जी, इस बात का आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि BSF ने अभी ये कहा है कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, भारत से लोग बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड BSF ने कहा है। और बांग्लादेश की मुबारकबाद 71 की तो आपके और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी है, हम बांग्लादेश को दिए है ना। 71 में बांग्लादेश बना तो हमारी वजह से बना ना। आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? ये इस्लामिक अगर बांग्लादेश बनता है तो हमने बनाया है ना बांग्लादेश। पर मैं अभी राजनीतिक सवाल पर हूं। ओवैसी साहब, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, जो मैंने ओवैसी साहब, ये आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं क्या? बिहार में फायदा सरकार किसकी बनी? आपकी बनी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ओवैसी साहब ने पिछली बार जो 42 सीटें जीती थी, मतलब 44 थी, उनमें से 42 इस बार भी बरकरार रखी। नुकसान होता है TRS का। अब बंगाल में ताल ठोक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि अल्पसंख्यक वोटों को बांटने के लिए बीजेपी हैदराबाद की एक पार्टी को लेकर आई है। वे भाजपा से पैसा लेते हैं, उनकी रणनीति यह है कि मुस्लिम वोट हासिल करेंगे और हिंदुओं के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाएंगे ताकि हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिले। आप जानबूझकर लेकर आते हो ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब, आप भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अभी पहले सुधांशु। देखिए, बड़ी मजेदार बात, ओवैसी साहब भारतीयों की बात करते हैं, बात की बात करते हैं, तथाकथित सेक्युलरिज्म के सूरमा विकास की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि इनकी पार्टी मजलिस ने वोट बांट दिया। कौन सा वोट बांट दिया भाई? किसानों का, गरीबों का, विकास का कौन सा वोट बांट दिया? अब हकीकत में मुंह से निकल आया ना, बताएं कौन सा वोट बांटा? ये कहते हैं कि हमारे साथ नूरा किसकी? वाह भाई वाह। धारा 370 पर दोनों एक साथ, 35A पर दोनों एक साथ, TA पर दोनों एक साथ, ट्रिपल तलाक पर दोनों एक साथ, तथा कथित बाबरी मस्जिद पे दोनों एक साथ, मुस्लिम रिजर्वेशन पर दोनों एक साथ। भैया गजब की कटवाली तो आपके बीच में है। अनूरा कुश्ती हमारे साथ है। वो 90 के दशक की एक फिल्म याद है ना, जिसमें खान गुबिंदा के बीच में कबड्डी होती, मैं हूं नंबर 1 गवैया। तो यहाँ तो ये दोनों लोगों में आपस में, अब उनको लग रहा है कि भाई किसका सुरताल ज्यादा तेज हुआ जा रहा है। अब उनको लग रहा है शायद ओवैसी जी का ज्यादा तेज हुआ जा रहा है। इसलिए समस्या आती जा रही है। और एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये बताइए कि अगर ये सारे के सारे लोग इन मुद्दों के ऊपर इनके एक साथ हैं और हमारी जहां तक बात, तो बहुत बड़ा खतरा मानते हैं इनको, ये ढंग से सांप्रदायिक कट्टर राजनीति करते हैं। इसीलिए हमने तो इनके घर में घुस के चुनौती दी है इनको। और मैं एक और बात कहूंगा, ओवैसी जी ने जो पिछली बार में आप सेंटेंस नहीं पूरा, आप उनको धार्मिक कट्टर राजनीति करने का आरोपी बना रहे हैं। आप हिंदू कट्टरपंथ की राजनीति नहीं करते क्या? पूरा कर दो, पूरा माफी कर दो। बहुत आपत्तिजनक बात इन्होंने कही कि वो भक्ति को जूती पे रखता हूँ। देखिए, मैं साफ बात कहना चाहता हूँ, जिन चीजों को आप जूती पे रखने की बात कर रहे हैं ना, वो आज हकीकत के रूप में सर पे चढ़ के बोल रहे हैं इन लोगों के। इसीलिए मैं वो एक कहावत दोहरा रहा हूँ, इसको कहावत के रूप में ही मानिएगा। मैं शब्दशः किसी का अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ। हिंदी में कहावत होती है ना, मियाँ की जूती मियाँ के सर। समझ लीजिए, इसलिए जूती पे रखने का विचार बात मत करिएगा। और मैं एक और बात बोल देता हूँ इसी के साथ ऐड करके, मियाँ की जूती मियाँ के सर और मियाँ की बाजी मियाँ के घर। हम हैदराबाद जाके लड़ाए तो सवाल तो उससे पूछिए, सरकार मिलकर किसने चलाई आंध्र प्रदेश में? कांग्रेस ने हमारी। तो नुकसान तो KCR का हुआ ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ओवैसी साहब, अब स्क्रीन पर ओवैसी साहब, आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक काटेंगे। वो वोट तो करते नहीं बीजेपी को, वो ममता का वोट बैंक है। नुकसान आप ममता बनर्जी को करेंगे। देखिए, आप क्या समझ रहे हैं कि बंगाल के 30% मुसलमान किसी के गुलाम हैं? ममता के गुलाम हैं या बीजेपी के गुलाम हैं? क्या आपने उनको खरीद के रखा है? क्या आपके मुलाजिम है वो? अगर 17 MP बीजेपी जीत जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं, जबकि लोकसभा इलेक्शन में नहीं लड़ा। और जहां सवाल सुधांशु जी, ये मियां मियां की आप बात कर रहे हैं, सुधांशु जी मैं जानता हूं कि आप मियां जो कह रहे हैं उसका निशाना किस पर है, मगर आप ये भी तो समझिए कि इस भारत देश में
17 करोड़ बाइज्जत मियां लोग हैं जिनको माइनॉरिटी कहा जाता है। आप इतनी नफरत मियां से क्यों करते हैं? आखिर ये तो नफरत छोड़ दीजिए सुधांशु जी, कम से कम आप तो पर्सनली उस तरह की नफरत आपके दिल में नहीं है, मगर लगता है कि बाज वक्त आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी आपके दिलो दिमाग पर आपको मजबूर कर देती है। अब रहा सवाल कि मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। रहा सवाल सुधांशु जी, हैदराबाद में सुधांशु जी जहां पर अमित शाह आए, उस वार्ड का नाम घासी बाजार, हमने बीजेपी से जीता। जहां पर योगी आए, तीनों वार्ड एमआईएम ने जीते। सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में सुधांशु जी, वहां पर टीआरएस ने 19 जीते, एमआईएम ने 9 और बीजेपी ने 13। आपने तो सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हार दी। हां, जहां आप वहां पर जीते जहां पर एमआईएम ने कंटेस्ट नहीं किया था। मुझसे यह गलती हो गई कि मैं 51 सीट लड़ा। अगर मैं बढ़ के लड़ लेता तो शायद बीजेपी के वार्ड्स में और कमी आ जाती। तो जहां कहीं भी बीजेपी जीतती है तो कन्वीनियंटली ये कह देना कि भाई एमआईएम जिम्मेदार है। अरे एमआईएम को जिम्मेदार कहां का खड़ा कर देंगे आप? अगर किसी एक नेशनल पार्टी का लीडर छुट्टियां मनाने चला जाता है अपनी पार्टी के फाउंडेशन की डे के दिन, तो क्या मैं उसका जिम्मेदार हूं? अगर कोई 50 साल क्रॉस कर लेता है और अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूं? अरे किसी कांग्रेस के लीडर के घर में अगर सुबह 3:30 बजे मुर्गा नहीं पुकारेगा तो हम जिम्मेदार हैं। किसी के घर में भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो क्या ओवैसी वहां से गया था कि जिसके बिना पर दूध नहीं दिया जा रहा है? अरे आपकी नफरत है ये। आप ये समझते हैं कि भारत का बाइज्जत शहरी मुसलमान किसी एक पार्टी का हॉस्टेज है। किसी का भी नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। और जब हम मुसलमानों की एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, एम्पिरिकल एविडेंस देकर बात करते हैं, मैं आपको, क्योंकि ये प्रोग्राम मुख्तलिफ है, किसी एक दिन आप टीएमसी के आदमी को बुला लीजिए, मैं एम्पिरिकल डेटा के साथ बता दूंगा कि टीएमसी ने मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन किया है बंगाल में। पूरी लीडरशिप आपके पास। आपने क्या दिया मुसलमानों को? क्या उनका एजुकेशन स्टेटस या उनका लिटरेसी या उनका कुछ बड़ा है? एक एक डेटा मेरे पास है। सुधांशु त्रिवेदी, सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन यहां पर समाज में खाई बढ़ती जा रही है क्या? हर बात पर कोई भी अगर विरोध करता है और सरकार का विरोध करे, वो सीए एनआरसी हो, वो किसानों का आंदोलन की बात हो, वो स्टूडेंट्स की कोई बात हो, स्टूडेंट कुछ करें टुकड़े टुकड़े गैंग, पढ़ा लिखा करे अर्बन नक्सल हो जाता है, शाहीन बाग की दादियां करें तो वो पाकिस्तानी हो जाती हैं। यहां पर सरकार का विरोध देश विरोध क्यों बना दिया जाता है? सरकार के तो विरोध करना हमारा हक है ना। पहले मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। ओवैसी जी ने कहा सामाजिक समरसता का विषय आपने उठाया। संदीप जी, ये क्या महज संयोग है कि जहां मुस्लिम डोमिनेंस हो जाता है वहां दलितों का आरक्षण ही खत्म हो जाता है। एमयू में खत्म हो गया था, जामिया में खत्म हो गया था, और कश्मीर में मेजॉरिटी हो गई, वहां खत्म हो गया था। तो आप समझ में आता है कि कहां पर सामाजिक समरसता के लिए कौन कितना ईमानदार है। और दूसरी बात जो आपने बात कही, जानते हैं क्या है? ये मैंने कहा ना, कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है मुस्लिम वोटों के लिए। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर कांग्रेस से खींच लिया वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्टों से खींच लिया ममता ने। दूसरी लड़ाई चल रही है, यूपी में कांग्रेस से खींचा वीपी सिंह ने, वीपी सिंह से खींचा मुलायम ने। तो इसलिए ये तो एक कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है ना। तो अभी जो ये कह रहे थे ना ओवैसी साहब, लैला वाली बात, हकीकत तो जानते क्या है? मुस्लिम समाज को इन्होंने लैला बना के रखा, जिसमें मजनू है, जिसमें से एक ये भी है। अभी इन्होंने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 2013 में आई, 67 साल आजादी के हो चुके थे। उसने कहा कि मुसलमानों के कुछ तत्वों के हालात इतने बुरे हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट से ज्यादा खराब है। तो 67 साल में उस समय तक 6 साल हमारा शासन रहा था, तो 6 साल की हमारी हुकूमत जिम्मेदार थी, 61 साल के सेकुलर होगा चाहते। और वो जिनकी हुकूमतें थी, सऊदी के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, और वो इतने मजलूम हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान इस सांप्रदायिक राजनीति ने किया। मुसलमान गरीब जो किसी जमाने में रूलर होता था, इससे खुद ही कर चुके 800 साल रूल किए। वो गरीबों गुर्बत में, मुफ्लिसों मजलूमियत में, और हमेशा मुसलमानों के राष्ट्रभक्त पढ़े लिखे शानदार लोगों को कभी इन्होंने अपना आइकन नहीं बनाया। उसी तरीके के लोग जाकिर नायक, इशरत जहां, अफजल गुरु,
अपना भी नुकसान किया, देश का नुकसान ठीक किया। है, अपने आखिरी दुश्मन सवाल का अब ओवैसी साहब से। ओवैसी साहब स्क्रीन पर। ओवैसी साहब, आपने कहा 75 साल होने वाले हैं देश को आज़ाद हुए। हम दरअसल 75 साल पीछे जा रहे हैं क्या? हम जब गुलाम थे और अंग्रेज फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चल रही थी, वही अब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम उसी दौर में आ गए हैं क्या? संक्षेप में जवाब चाहूंगा सर। नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर मैं ऑन रिकॉर्ड ये पहली मर्तबा बात कह रहा हूं कि अगर वीर सावरकर की कॉन्स्पिरेसी की बुनियाद पर, बल्कि सावरकर की कॉन्स्पिरेसी अगर नहीं करते और नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की हत्या नहीं करते, तो मुझे लगता है कि जनसंघ को ज्यादा सीटें जीत जाती थी। जनसंघ इस मुल्क में हमेशा एक एलिमेंट रहा है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिसको कहते हैं, जिसका प्रोपोनेंट थे सावरकर। तो आज आप जो देख रहे हैं वो तो एक मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं, और उसको यकीनन उसको बढ़ावा मिला है, उसको तक़वियत मिली है, उसको अब तो एंट्रेंस हो चुका है जब से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई है। आप ये बता दीजिए कि आखिर आप ये सरकार क्या पैगाम दे रही है? लव जिहाद, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद, आप काउ स्लॉटर के ऊपर चाहे अखलाक हो, पीलू खान हो, इनको मारना, इनको कत्ल करना, क्या पैगाम दे रहे हैं? यही तो पैगाम बीजेपी से दिया जा रहा है ना। 75 साल के अगर आजादी प्राइम मिनिस्टर बड़े जोशो खरोश के साथ नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन से करना चाहते हैं, तो हम तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आपका तो पहला काम ये होना चाहिए कि इस नफरत का खात्मा करिए। और बीजेपी ये क्यों नहीं बताती कि जहां पर भूमियार, ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, बैकवर्ड क्लास के लोग जीतते हैं, बीजेपी के टिकट भी नहीं देती। आपने बिहार में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आपके पास लोकसभा में एक मुस्लिम एमपी नहीं है आपके पास दिखाने के लिए। हैदराबाद के जीएचएमसी इलेक्शन में मेरे 44 में से 3 हमारे हिंदू भाई जीत कर आए, एक तो चौथी मर्तबा जीत कर आया। बताइए बीजेपी के पास कौन मुसलमान जीता? तो बीजेपी बोलेगी नहीं, हम ये सब नहीं देखते। अरे आप सब करते हैं, मगर जहां पर पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट की बात आती है माइनॉरिटीज की, बीजेपी वहां पर नेशनलिज्म की बात कर देती है। सुधांशु, 30 सेकंड्स का रिस्पॉन्स, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, अरे भाई आपने कहा तो ऐसे तो हमारे यहाँ 3 राज्यसभा में मुस्लिम सांसद हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि कौन ईमानदारी से उन लोगों को आगे ले जाने का प्रयास कर। अभी आप एम्पेरिकल डाटा की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, मैं कोट किए दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में आज तक एक दिन बीजेपी शासन नहीं रहा, 30% मुसलमान है सरकारी सेवा में, 1.8%। और गुजरात में जहां हमारा सबसे लंबे शासन रहा, 8% मुसलमान है सरकारी सेवा में, 7.कुछ%। सबसे ज्यादा जकात आता है गुजरात से। इसलिए सिर्फ हमारा ये कहना है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। हम लोगों ने सबको साथ में लेकर मोदी जी ने चलने का प्रयास किया है, चाहे गैस देना हो या खाद्य सिक्योरिटी देनी हो या स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी हो। तो अहम सवाल यही है, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चल भी रहे हैं, या दरअसल न्यू इंडिया की कड़वी हकीकत ये है कि डिवाइड एंड रूल भी हो रहा है, सामाजिक जो खाई है वो और गहरी और चौड़ी होती जा रही है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, असदुद्दीन ओवैसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, बात रखने के लिए। इस खास पेशकश